हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ अंडर द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हम अंडर द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इंपोर्ट टैरिफ के इफेक्ट्स को पढ़कर आ गए हैं। हमने प्राइस इफेक्ट पढ़ा, प्रोडक्शन इफेक्ट पढ़ा, कंजम्पशन इफेक्ट पढ़ा। हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, और हमने ये भी देखा कि कैसे नेशन जो है वो डेड वेट लॉस भी इंकर करती है, राइट। बट जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो वी विल जस्ट बी टेकिंग द इक्विलिब्रियम इन वन ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, जिस कमोडिटी पे आप टैरिफ लगा रहे हो, हमने सिर्फ उसी कमोडिटी की मार्केट को स्टडी किया, हमने बाकी मार्केट्स पे ध्यान नहीं दिया। बट ऐसा तो होता नहीं है। हमें पता है कि देयर इज इंटरडिपेंडेंस इन द इकोनॉमी। अगर आप एक मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की या प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो बाकी अदर मार्केट्स पे भी फर्क पड़ता है, जो हम जनरल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो अंडर द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम टैरिफ के इफेक्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। हम सिर्फ एक मार्केट की बात नहीं करेंगे। टिल नाउ हमने सिर्फ सिंगल मार्केट की बात की, उसी कमोडिटी की मार्केट की बात की जिसपे हम टैरिफ लगा रहे थे। अब हम कहेंगे कि जिस कमोडिटी पे आप टैरिफ लगा रहे हो उसकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ साथ इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस होंगे, इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है, किस तरीके से रिसोर्सेज का रियोलोकेशन होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ेगा, किस तरीके से फैक्टर इनकम पे फर्क पड़ेगा, किस तरीके से प्रोडक्शन या कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा। वो सारी चीजें जब एनालाइज करने की कोशिश की जाती हैं, एक इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक ही मानकर उसको हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात उसके अंदर हम करते हैं। ठीक है, तो जब हम इंपोर्ट टैरिफ के इफेक्ट को पढ़ेंगे अंडर द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, तो विल बी डिस्कसिंग विद टू केसेस। हम एक स्मॉल कंट्री का केस लेंगे और एक हम लार्ज कंट्री का भी केस लेंगे। ठीक है, अब आई होप आपको इनका डिफरेंस क्लियर होगा, स्मॉल कंट्री और लार्ज कंट्री का। स्मॉल कंट्री की जब बात की जाती है, तो स्मॉल कंट्री का कहने का मतलब हमारा ये होता है कि कंट्री इतनी स्मॉल है, वो इतनी इंपोर्ट क्वांटिटी इतनी कम है उसकी, कि वो वर्ल्ड प्राइजेस को अफेक्ट नहीं कर पा रही है। अगर स्मॉल कंट्री इंपोर्ट टैरिफ लगा भी रही है, तो जो वर्ल्ड प्राइजेस हैं उस कमोडिटी के जिसके ऊपर आपने इंपोर्ट टैरिफ लगाया है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेराज इन केस ऑफ लार्ज कंट्री वी विल बी सीइंग कि वर्ल्ड प्राइजेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, करें प्रोसीड वन बाय वन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे द इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट टैरिफ अंडर द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एंड दैट टू इन केस ऑफ स्मॉल कंट्री। So let's see the effects of tariff in a small country. ठीक है, अब हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, हम एक मार्केट तक रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को नहीं रखेंगे। ठीक है, हम और दूसरी कंट्रीज की भी डिमांड और सप्लाई को देखकर चलेंगे। ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम मान लेते हैं कि जो ट्रेड है वो दो ही कंट्रीज के बीच में हो रहा है, बिकॉज हम टू डायमेंशनल डायग्राम ही बना सकते हैं। वो दो कंट्रीज हमारी कौन सी हैं, ए और बी। मान के चल रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड इज अ टू कंट्री वर्ल्ड, ठीक है, तो दो ही कंट्रीज हैं, ए और बी। कंट्री ए जो है वो हमारी होम कंट्री है। दीज आर दी अजम्पशंस। ठीक है, मान के चल रहे हैं, जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ हम फिगर ऑलरेडी पढ़ कर भी आए हैं, तो हमारी चीजें इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। कंट्री ए जो है वो एक होम कंट्री है, और हमें स्मॉल कंट्री का केस लेना है, तो लेट्स से कि कंट्री ए जो है वो स्मॉल है। ठीक है, दो कमोडिटीज वो प्रोड्यूस करती है, मान के चलो क्लोथ एंड स्टील। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्योंकि कंट्री ए का ही हम डायग्राम बनाएंगे अपने केस में, क्योंकि हम स्मॉल कंट्री की बात कर रहे हैं, वी विल बी जस्ट सीइंग द डायग्राम ऑफ कंट्री ए ओनली। कंट्री ए के रिस्पेक्ट से हमें देखना है कि ए ने जब टैरिफ लगाया तो किस तरीके से चीजें चेंज हो जाएंगी। अब ऑब्वियस ही बात है, जब टू कमोडिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है दो ही कंट्रीज हैं, तो कोई ना कोई कुछ एक्सपोर्ट करा होगा, कोई ना कोई कुछ इंपोर्ट करा होगा। तो मान के चलो कि कंट्री ए जो है वो एक्सपोर्ट करती है क्लोथ को,
और इंपोर्ट करती है स्टील को। ये सारी हम assumptions ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं। अब ए एक्सपोर्ट कर रही है क्लोथ को, अब ये कैसे डिसाइड हुआ, ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं ट्रेड थियरीज में। लेट्स से कि ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है एज पर द रिकार्डोस कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है क्लोथ में, ठीक है, और वो एक्सपोर्ट करेगी क्लोथ को, और कंपैरेटिव डिसएडवांटेज था उसको स्टील में, तो इसलिए वो इंपोर्ट कर रही है स्टील को, ठीक है। अब लेट करो कि कंट्री ए, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रही है स्टील को, तो इंपोर्ट टैरिफ किसके ऊपर लगेगा, स्टील के ऊपर लगेगा। तो कंट्री ए ने इंपोज कर दिया इंपोर्ट टैरिफ ऑन स्टील, ठीक है। अब आपको इतनी चीज पता है, हम ये ऑलरेडी पढ़कर आए हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर, कि मान के चलो कि पहले कंट्री $10 के प्राइस के ऊपर स्टील को इंपोर्ट कर रही थी। अब कंट्री ने अगर टैरिफ लगाया, इंपोर्ट टैरिफ लगाया, तो ये जो प्राइस था ये $10 से लेट सपोज $4 का इंपोर्ट टैरिफ लगा, वो $14 हो गया, ठीक है। अभी जो $14 का प्राइस हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कंट्री ए के लिए हुआ है। कंट्री बी जो कि एक्सपोर्ट कर रही है स्टील को, उसको 10 ही मिल रहे हैं। ये $4 जो है ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, क्योंकि टैरिफ कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। तो टैरिफ से जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट की जेब पर आता है। हमने पता है, हमने ये चीज पढ़ी कि जब टैरिफ लग जाता है तो कंज्यूमर्स के लिए प्राइस बढ़ जाता है। जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन है, द एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टील, द कंट्री बी, उसको तो $10 ही मिलेगा। जो डिफरेंस आ रहा है 14 और 10 का, वो 4 का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, ठीक है। तो अगर ए टैरिफ इंपोज करती भी है स्टील के ऊपर, तो आई नो कि जो स्टील का डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, विच इंक्रीज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ स्टील। अब क्या मैं यहाँ पे वर्ल्ड प्राइस लिख सकती हूँ कि विच इंक्रीज वर्ल्ड प्राइस ऑफ स्टील, नहीं, वर्ल्ड प्राइस तो नहीं बढ़ेगा ना, वो तो $10 ही रहेगा। और हमने क्या पढ़ा कि स्मॉल कंट्री है, जब स्मॉल कंट्री है तो वर्ल्ड प्राइसेस चेंज नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा यही हुआ कि जो वर्ल्ड प्राइसेस हैं दैट रिमेन दी सेम। अब ये चेंज क्यों नहीं होते, ये भी एग्जाम्पल से भी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो ₹4 पर यूनिट गवर्नमेंट के पास जा रहा है एज अ गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग कि जो गवर्नमेंट है वो अपने रेवेन्यू को यूज कर रही है, गवर्नमेंट यूजेस इट्स रेवेन्यू दैट इट इज collecting from the tariff is using its revenue for the country's welfare, for country's welfare, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर दी assumptions, कुछ बेसिक assumptions हमने लिए हैं ताकि जब हम डायग्राम पढ़े तो हम उसको इजीली से पढ़ सके, ठीक है। आगे चले। अब लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि वर्ल्ड प्राइसेस डिफर कैसे नहीं होते हैं। जैसे मान के चलो, लेट सपोज हमने कहा कि लेट सपोज 100 सप्लाई है एक कमोडिटी की, पूरे पूरी पूरी पूरे वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं, और नेशन ए है एक तरफ और एक तरफ बाकी सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। अब नेशन ए क्योंकि स्मॉल है, तो ये जब इंपोर्ट करेगी, नेशन ए जो इंपोर्ट करेगी इस कमोडिटी को, वो यूनिट्स कम होंगी या ज्यादा होंगी। हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की थी कि नेशन ए क्योंकि स्मॉल कंट्री है तो ट्रेड भी वो कम करेगी, वो ट्रेड कम करेगी तो इंपोर्टेड क्वांटिटी भी कम होगी। लेट सपोज वो इंपोर्टेड क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, लेट सपोज ओनली 3 यूनिट्स। जब नेशन ए इंपोर्ट कर रही है 3 यूनिट्स, तो बाकी सारी कंट्रीज, कुछ भी लगा लो, रेस्ट ऑफ ऑल दी कंट्रीज कितना इंपोर्ट कर रही होंगी मिला के, क्यूमुलेटिवली दैट विल बी इंपोर्टिंग 97 यूनिट्स, ठीक है। नेशन ए ने लगा दिया, विच इज अ स्मॉल कंट्री, नेशन ए ने इंपोज कर दिया इंपोर्ट टैरिफ। अब हमें इतना पता है कि जब नेशन ए इंपोज करती है इंपोर्ट टैरिफ, तो नेशन ए के लिए ये जो कमोडिटी है, इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, और जब इस नेशन ए के लिए कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो इंपोर्टेड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेट से कि टैरिफ इंपोज करने के बाद जो इंपोर्टेड क्वांटिटी है, लेट सपोज वो कम होकर 3 से मान लो 1 हो गई, तो अब अदर कंट्रीज जो हैं वो टोटल
इंपोर्ट वहां पे कितना जाएगा, 99 यूनिट्स। आप मुझे एक बात बताओ कि अदर कंट्रीज के लिए, या फिर इसको इस तरीके से देखो कि मान लो अदर कंट्रीज में इंपोर्टेड क्वांटिटी सिर्फ 97 ही आपने रखनी है, ठीक है, लेट्स सपोज वो 97 ही कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 यूनिट्स की ही एक्सेस सप्लाई हुई ना अदर कंट्रीज में। तो क्या सिर्फ 2 यूनिट्स की एक्सेस सप्लाई प्राइजेस को चेंज कर देगी? नहीं कर पाएगी। परफेक्ट कंपटीशन वाली चीज देखो कि एक इंडिविजुअल, हम परफेक्ट कंपटीशन में कहते थे कि इतनी बड़ी मार्केट है कि एक इंडिविजुअल सेलर या बायर अपने परचेजिंग या सेलिंग डिसीजन से मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सिमिलरली हम यहीं वहां पे भी यहीं पे भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि कंट्री इतनी स्मॉल है, उसकी इंपोर्टेड क्वांटिटी इतनी स्मॉल है, पहले ही स्मॉल है, इंपोर्ट टैरिफ लगाकर अगर वो और भी कम कर देती है तो जो डिफरेंस है, जो एक्सेस सप्लाई अगर क्रिएट भी होगी मार्केट में तो वो बहुत छोटे अमाउंट की क्रिएट होगी, जो कि एक्चुअल आपके वर्ल्ड प्राइसेस को फर्क नहीं डालेगी। मतलब वर्ल्ड प्राइसेस को फर्क ना डालने का मतलब कि ये बाकी कंट्रीज जिस प्राइस पे इस कमोडिटी को इंपोर्ट कर रहे होंगे उन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस नेशन ने अपने टैरिफ लगाया अपने इंपोर्ट्स के ऊपर, तो इस नेशन को डोमेस्टिकली प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, इन कंट्रीज को के ऊपर कोई फर्क नहीं है। ये मतलब होता है कि वर्ल्ड प्राइसेस सेम रहेंगे। ठीक है, आगे चले, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं और फिर हम आगे चीजें पढ़ेंगे कि किस तरीके से इफेक्ट्स चलते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकली हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो वी विल बी ड्रॉइंग इट विद द हेल्प ऑफ द पीपीसी। ठीक है, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेकर चल रहे हैं, हमने सिर्फ होम कंट्री का ही डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ कंट्री ए, कंट्री ए विच इज अवर होम कंट्री। ठीक है, और ये होम कंट्री कौन सी है, स्मॉल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस की बात करेंगे। हमने दो कमोडिटीज ली थी, कौन कौन सी बात की थी, क्लॉथ और स्टील। तो मान लो एक्स एक्सिस पे ले लिया क्लॉथ और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया स्टील। हमने ये अज्यूम किया कंट्री ए को किसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्लोथ के अंदर। तो मतलब द क्लोथ कमोडिटी विल बी एन एक्सपोर्टेबल कमोडिटी फॉर कंट्री ए एंड स्टील विल बी एन इंपोर्टेबल कमोडिटी फॉर कंट्री ए इटसेल्फ। ठीक है, हम यहां पे ड्रॉ करेंगे पीपीसी। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो लेट्स से हमने पीपीसी ड्रॉ किया और हमारा जो पीपीसी है वो कुछ इस तरीके की शेप का है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। This is the PPC of country A. A dash, A1. A1 is the PPC of country A. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट सपोज कि अभी टैरिफ की कोई बात नहीं करनी, अभी फ्री ट्रेड चल रहा है। ठीक है, जब फ्री ट्रेड चल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, हमको पता है कि कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोर्ट भी करेंगी और इंपोर्ट भी करेंगी। अब आई नो इट वेरी वेल कि कंट्री ए को कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, जब पीपीसी इस शेप का होता है तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होती है या इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होती है, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, राइट। तो समवट ऑन द पीपीसी बिटवीन दीज पॉइंट्स, बिटवीन दीज एक्सट्रीम पॉइंट्स, हमारा जो पॉइंट है वो यहां पर लाई करेगा। अब क्योंकि कंट्री ए इज हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन क्लोथ, सो इट विल स्पेशलाइज मोर इन क्लोथ। तो जब आप क्लोथ में ज्यादा स्पेशलाइज करोगे तो आपका जो प्रोडक्शन पॉइंट होएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड दिस पोर्शन, है ना। जहां पे आप ज्यादा क्लोथ बना रहे हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट को ई बोल दूं तो मैं कह रही हूं कि ई पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि क्लोथ का प्रोडक्शन ज्यादा है और स्टील का प्रोडक्शन कम है। मेक सेंस, क्यों, क्योंकि एक कंट्री को क्लोथ में कंपैरेटिव एडवांटेज है। सिंपल। अब मुझे इतना पता है, हम पढ़कर आए हैं कि हमें कंपेयर क्या करने होते हैं, प्रोडक्शन पॉइंट्स एज वेल एज कंजम्पशन पॉइंट्स। जब भी पीपीसी की बात आती है और ट्रेड की हम बात करते हैं
प्रोडक्शन पॉइंट भी हमें देखना होता है और कंजम्पशन पॉइंट भी देखना होता है। अब हम मुझे इतना भी पता है, प्रोडक्शन पॉइंट मुझे कहां पर मिलता है, जहां पर मेरे इंटरनेशनल जो मेरी एक्सचेंज रेशियो लाइन है, या फिर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड बोल लो, जो मेरी इंटरनेशनल प्राइस लाइन है, वो टेंजेंट हो जाती है पीपीसी को। तो लेट सपोज अगर ई पॉइंट ही मेरा प्रोडक्शन पॉइंट है, ठीक है, तो इसका मतलब इसी पॉइंट पे मेरी जो पीपीसी है वो टेंजेंट होगा इंटरनेशनल प्राइस लाइन से। लेट सपोज जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन है वो मेरा ये रहा, लेट्स टेक इट एज दिस। हो सकता है, चलें आगे, कोई दिक्कत? या फिर इसको थोड़ा सा और स्टीप फ्लैट बना लेते हैं, क्योंकि हमें एक आगे कर्व और भी बनाना है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरीके से इन अजम्पशंस के बेसिस पे किस तरीके से चीजें काम करेंगी, और हम फिर हम इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं अपने एक्सेस। दिस इज द वाई एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस। ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये जो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ओनली कंट्री ए, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारी जो कंट्री ए है वो हमारी होम कंट्री है, और ये हमारी स्मॉल कंट्री है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसी का रिस्पेक्ट से सिर्फ उसी कंट्री का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। हमने ये भी बात करी थी कि दो कमोडिटीज में हम डील करेंगे, क्लोथ एंड स्टील। तो लेट्स से कि एक्स एक्सिस पे हमने जो कमोडिटी ली है दैट इज क्लोथ, और वाई एक्सिस पे हम जो कमोडिटी ले रहे हैं दैट इज स्टील। और हमने ये भी बात किया था, ये भी अज्यूम किया था कि कंट्री ए को कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है, क्लोथ में। तो क्लोथ विल बी एन एक्सपोर्टेबल कमोडिटी फॉर कंट्री ए, एंड स्टील विल बी एन इंपोर्टेबल कमोडिटी फॉर कंट्री ए इटसेल्फ। सिंपल। और हम क्या ड्रॉ करेंगे, पीपीसी ड्रॉ करेंगे, और पीपीसी ड्रॉ करने के बाद हम चीजों को आगे देखते हैं किस तरीके से चीजें काम करेंगी। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ पीपीसी फर्स्ट। तो लेट्स से कि ये मेरा पीपीसी है कंट्री ए का, ए वन। तो ए वन इज द पीपीसी ऑफ कंट्री ए। पीपीसी का मतलब समझते हैं, याद है ना? ठीक है, इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब रिकॉल करो हमने अजम्पशंस में क्या बात किया। हमने अजम्पशंस में कहा कि कंट्री ए को कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है, क्लोथ में है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, जब पीपीसी इस शेप का होता है तो कंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करती हैं या इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन करती हैं ट्रेड करने के बाद? इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होता है, और जो प्रोडक्शन पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का एक्सेस है उसकी तरफ ज्यादा होता है। पता है ना आपको, ये चीज याद होगा, हमने ट्रेड थियरीज में पढ़ा है। ठीक है, तो लेट्स से अब ट्रेड, लेट्स सपोज कंट्री ने स्टार्ट सोचा है कि ट्रेड करते हैं, फ्री ट्रेड का हम केस पढ़ रहे हैं, अभी हमने टैरिफ नहीं लगाया, टैरिफ की कोई बात नहीं हो रही है अभी। अब आपको इतना पता है, जब फ्री ट्रेड की बात होगी और हमें चीजें कंपेयर करनी है तो हमें एक प्रोडक्शन पॉइंट चाहिए और एक कंजम्पशन पॉइंट चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन पॉइंट कहां से मिलता है, जब आपका इंटरनेशनल प्राइस लाइन टेंजेंट हो जाती है पीपीसी को, याद है? तो लेट्स सपोज कि जो हमारी इंटरनेशनल प्राइस लाइन है, लेट्स सपोज वो इंटरनेशनल प्राइस लाइन है अपनी ये वाली। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू फर्स्ट। let's say this is the international price line. राइट, अब जब इंटरनेशनल प्राइस लाइन ये है, अब इंटरनेशनल प्राइस लाइन टेंजेंट है पीपीसी को एट दिस पॉइंट, राइट? सो दिस इज माय प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। तो प्रोडक्शन पॉइंट क्या है, द पॉइंट ई। मेक सेंस?
समझ भी आ रहा है कि प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम यहां पर क्यों होगा। अब ई पॉइंट पे आप देख पा रहे हो ना कि कंट्री ए क्लोथ का प्रोडक्शन, देखो क्लोथ का प्रोडक्शन ज्यादा है कंपेयर टू द स्टील प्रोडक्शन एट पॉइंट ई, और हमें पता भी है कि कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज क्लोथ में है, तो वो ज्यादा क्लोथ प्रोड्यूस करेगी, स्टील को कम प्रोड्यूस करेगी, स्टील को इंपोर्ट कर लेगी, सिंपल। तो दिस वाज माय प्रोडक्शन पॉइंट। आगे चले, ठीक है। कंजम्पशन पॉइंट कहां से मिलता है? कंजम्पशन पॉइंट आपको वहां पे मिलता है जहां पे आपका आईसी, जो कि आपका कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, वो टेंजेंट हो जाए इंटरनेशनल प्राइस लाइन से, है ना। तो लेट्स से कि आपका जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो आपका यहां पर है, लेट्स कॉल इट एज C2, दिस पॉइंट इज R1, ठीक है। तो हमारा जो कंजम्पशन इक्विलिब्रियम है वो R1 पे ऊपर आ रहा है, एंड दिस इज एट CIC, लेट्स कॉल इट C2, सिंपल। अब आई नो इट वेरी वेल कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये प्रोडक्शन पॉइंट और कंजम्पशन पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से मुझे क्या मिलता है? इन दोनों पॉइंट से मुझे मिलता है अपना ट्रेड ट्रायंगल। इन दोनों पॉइंट से हमें मिलता है ट्रेड ट्रायंगल, ठीक है। तो आई कैन से कि जब फ्री ट्रेड चल रहा था, अभी टैरिफ की कोई बात नहीं कर रहे हैं, जब फ्री ट्रेड चल रहा था तो हमारा ट्रेड ट्रायंगल कौन सा है? R1, F और E, R1, F और E, ठीक है। मतलब कंट्री ए फ्री ट्रेड के टाइम पे यहां पर प्रोड्यूस कर रही है, ई पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कंजम्पशन पॉइंट हमारा ये है। अब कंजम्पशन पॉइंट अब जब अपना ये वाला है, तो इसका मतलब कि जो कंट्री ए है वो एक्सपोर्ट कर रही होगी, कंट्री ए विल बी एक्सपोर्टिंग EF of cloth plus it is importing R1F of steel, ठीक है। ये चीजें हम ऑलरेडी हम इन चीजों को देख कर आए हैं जब हम ट्रेड थ्योरीज पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो दिस वाज द प्रोडक्शन पॉइंट, दिस वाज द कंजम्पशन पॉइंट, तो इसका मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है, जो EF वाला पोर्शन है, कंट्री ए एक्सपोर्ट कर रही होगी क्लोथ का, और जो R1F वाला पोर्शन है वो कंट्री इंपोर्ट कर रही होगी स्टील का। ये फ्री ट्रेड है, अभी टैरिफ नहीं लगा, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कंट्री ए ने सोचा कि नहीं, स्टील के ऊपर हमें टैरिफ लगाना है, तो लेट्स से कि जब कंट्री ए ने डिसाइड किया कि अब हमें टैरिफ लगाना है, और कंट्री ए स्मॉल है, उसने इंपोज कर दिया अब इंपोर्ट टैरिफ। किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ स्टील के ऊपर लगेगा, ठीक है, स्टील की इंपोर्ट के ऊपर लगेगा। अब आपको हमने ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, जब इंपोर्ट टैरिफ कंट्री लगाती है तो तब सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड कमोडिटी के डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं अगर कंट्री स्मॉल है, ठीक है। हमने देखा था ना अंडर इन केस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एज वेल, कि जैसे ही कंट्री ने टैरिफ लगाया, जो डोमेस्टिक प्राइस था वो ऊपर चला गया, और जब डोमेस्टिक प्राइस ऊपर जाता है किसी भी कमोडिटी का, प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव होता है कि वो उस कमोडिटी को और प्रोड्यूस करें। रिकॉल करो, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ इंपोर्ट टैरिफ में हमने बात किया था, प्रोडक्शन इफेक्ट पढ़ा था, पॉजिटिव प्रोडक्शन इफेक्ट। जैसे ही प्राइसेस ऊपर गए टैरिफ लगने से, जैसे ही टैरिफ लगाया प्राइसेस ऊपर गए, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गई थी। तो इसका मतलब कि जब कंट्री ए इस केस में स्टील के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ लगाएगी तो स्टील का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। स्टील का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्लोथ का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि कंट्री जो ई पॉइंट पर थी, और ई पॉइंट पे वो कुछ क्लोथ बना रही थी और कुछ स्टील बना रही थी, अब ई पॉइंट से उसको इस तरीके से मूव करना है कि स्टील ज्यादा प्रोड्यूस करे और क्लोथ कम प्रोड्यूस करे। अब इस तरीके से मूव करने के लिए उसको इधर कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ई के लेफ्टवर्ड ही कहीं जाओगे तो ही स्टील बढ़ेगा और क्लोथ कम होगा, ई के राइट चले गए तो क्लोथ बढ़ जाएगा ना, स्टील और कम हो जाएगा।
बट टैरिफ, अभी हम टैरिफ के बाद का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने से डोमेस्टिक प्राइस बढ़ गया। अभी अभी वर्ल्ड प्राइस की बात कोई नहीं कही है हमने, डोमेस्टिक प्राइस बढ़ गया, डोमेस्टिक प्राइस बढ़ के 14 रुपया हो गया। जब 14 रुपया हो गया तो प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव हुआ कि और स्टील बनाते हैं, और स्टील बेचेंगे, प्रॉफिट होगा। जब वो और स्टील बनाएंगे तो मतलब उनको स्टील वो और प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब स्टील अगर उनको और प्रोड्यूस करना है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो अगर उनको और रिसोर्सेज स्टील में लगाने हैं तो क्लॉथ से रिसोर्सेज हटाने पड़ेंगे, तो मतलब क्लॉथ का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कंट्री विल बी मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ ई कहीं पर। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्मॉल कंट्री जो है जब वो टैरिफ लगाती है तो क्या वर्ल्ड प्राइसेस पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। जब वर्ल्ड प्राइसेस पे फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं? द प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेबल कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इंपोर्टेबल कमोडिटी, पढ़ा था हमने, है ना। तो हम कह रहे हैं कि इस पे तो कोई फर्क, इसकी तो बात ही मत करो, इस पे तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो टैरिफ इंपोर्टेड कमोडिटी पे लगाया। तो इवन तो हमने टैरिफ इंपोर्टेड कमोडिटी पे लगाया क्योंकि कंट्री स्मॉल थी, इस पीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्ल्ड प्राइसेस कांस्टेंट रहे। जब इन दोनों इंडिविजुअल टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो दैट मीन्स कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो अनचेंज्ड रहेंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड अनचेंज रहने का मतलब कि ये जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन, जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन का स्लोप इस वाली प्राइस लाइन पे आ रहा है, लेट कॉल इट द, मैंने इस प्राइस लाइन को नेम नहीं दिया, लेट कॉल इट द प्राइस लाइन एज पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट। तो जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन, जो स्लोप इस प्राइस लाइन पे है, वही स्लोप, वही स्लोप मेरे को अपने टैरिफ लगाने के बाद वाले पॉइंट पर भी रखना है। समझ रहे हो? और मुझे इतना पता है कि टैरिफ लगाने के बाद मेरा प्रोडक्शन पॉइंट ई से लेफ्ट पर आएगा, ई पॉइंट पर तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं ई से लेफ्ट पॉइंट पर होगा। तो कंडीशन समझो, ई से लेफ्ट पर जाना है और टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज भी नहीं करने हैं। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर चेंज नहीं करने हैं, द ओनली सॉल्यूशन इज कि इस लाइन के पैरेलल बना लो। आपको पता ना, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप सेम होता है। तो अगर मेरे को स्लोप चेंज नहीं करना है, जो मेरा पी नॉट और पी नॉट पे जो स्लोप है, अगर मुझे उसको चेंज नहीं करना है तो उसके ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल प्राइस लाइन होगी वो मेरी, विच इज पैरेलल। अब पैरेलल ड्रॉ करनी है और मुझे इतना भी पता है कि मेरा प्रोडक्शन पॉइंट ई से लेफ्ट पर जाना है। तो इसका मतलब कि अगर मैं ये वाला अपना ड्रॉ कर लू, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू फर्स्ट, फिर देखना। अगर मैं ये चीज ड्रॉ करूं, एक सेकेंड। अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो बात बन गई। देखो, आपका प्रोडक्शन पॉइंट कहां पर आएगा? प्रोडक्शन पॉइंट कहां पर होता है? जब कंट्री ने टैरिफ इंपोज करा। अच्छा, मैं फ्री ट्रेड वाला जो है वो रब कर रही हूँ, टैरिफ वाला केस देखना सिर्फ। ठीक है, कंट्री ए ने टैरिफ इंपोज कर दिया। जब कंट्री ए ने टैरिफ इंपोज किया तो मुझे इतना पता है कि आफ्टर टैरिफ, हम आफ्टर टैरिफ पढ़ रहे हैं, आफ्टर टैरिफ प्रोडक्शन पॉइंट चेक करो। प्रोडक्शन पॉइंट कहां पर होता है? जहां पर इंटरनेशनल प्राइस लाइन टेंजेंट होती है पीपीसी को। आपको दिख रहा है कि दिस इज माय न्यू इंटरनेशनल प्राइस लाइन P1, ये मेरी इंटरनेशनल प्राइस लाइन P1 है, ये टेंजेंट होगी पीपीसी को इस पॉइंट पे, लेट्स कॉल इट पॉइंट बी, दिस इज माय प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट इज टू द लेफ्ट ऑफ ई पॉइंट, मेक सेंस, हमने इसी की बात, हमने कहा था कि ऐसा होना चाहिए। और बी पॉइंट पे जो हमारा इंटरनेशनल प्राइस लाइन है
वो मेरी पैरेलल है टू द इनिशियल प्राइस लाइन, विच मींस कि जो वर्ल्ड प्राइसेस हैं वो अनचेंज्ड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड अनचेंज्ड है, इंटरनेशनल प्राइस रेशियो अनचेंज्ड है। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कहां हुआ? ई पॉइंट पे। कंजम्पशन इक्विलिब्रियम भी निकालना है। कंजम्पशन पॉइंट कहां पर होता है? जहां पर सीआईसी टेंजेंट हो इंटरनेशनल न्यू प्राइस लाइन पे। तो अब देखो कि इस प्राइस लाइन पे सीआईसी हमारा आ रहा है दिस वन, लेट्स कॉल इट C1। ठीक है, इसको R2 पॉइंट बोल दो। ठीक है, दिस इज R2 विच इज एट C1। अब हमारा जो ट्रेड ट्रायंगल है वो कौन सा हुआ? ट्रेड ट्रायंगल विल बी दिस वन। ये है हमारा ट्रेड ट्रायंगल। ठीक है, इसको डी पॉइंट बोल दो। तो अब हमारा जो ट्रेड ट्रायंगल है वो R2DB है। R2DB का मतलब कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो? आप एक्सपोर्ट कर रहे हो DB ऑफ क्लॉथ, और आप इंपोर्ट कितना कर रहे हो? आप इंपोर्ट कर रहे हो R2D ऑफ स्टील। समझे? मेक सेंस? इंपोर्ट टैरिफ लगाना था तो इंपोर्ट क्वांटिटी कम करनी थी। पहले इंपोर्ट क्वांटिटी कितनी थी? पहले इंपोर्ट क्वांटिटी थी R1F। अब इंपोर्ट क्वांटिटी कितनी है? R2D। कम है पहले से। ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा है, आप इंपोर्ट कम कर रहे हो। मेक सेंस? बट आप मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्शन इफेक्ट देखो, प्रोडक्शन इफेक्ट तो पॉजिटिव रहा, प्रोडक्शन आप ज्यादा कर पा रहे हो स्टील का। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि ई पॉइंट पे जितना आप स्टील का प्रोडक्शन कर रहे थे बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ दैट वाज लोअर, और बी पॉइंट पे जितना आप स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हो आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ दैट इज हायर, तो प्रोडक्शन इफेक्ट तो पॉजिटिव है। बट अगर आप देखो कंजम्पशन इफेक्ट की अगर आप बात करो, तो कंट्री ए जो टैरिफ नहीं लगाई थी तो R1 पॉइंट पे थी विच वॉज एट CIC-C2। जैसे ही कंट्री टैरिफ लगाई तो वो नीचे लोअर CIC पर आ गई विच इज CIC-1। और जब आप लोअर CIC पर शिफ्ट हो जाते हो तो वेलफेयर कम होता है या बढ़ता है? वेलफेयर रिड्यूसेस। मतलब जो कंट्री ए, हमने पार्शियल में भी पढ़ा, कंट्री ए पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में भी स्मॉल कंट्री थी, डेड वेट लॉस इंकर कर रही थी। यहां पर भी हम कह रहे हैं कि कंट्री ए अगर वो स्मॉल कंट्री है, वो टैरिफ लगा रही है, तो उस कंट्री में वेलफेयर तो नीचे जाएगा। देख लिया हमने वेलफेयर क्यों नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अभी विल बी डिस्कसिंग द रीजंस फॉर इट, हम इसके रीजंस भी पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, मैं 3-4 पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, थियोट्रिकल है, थोड़ा सा समझना। हम ये कह सकते हैं कि जब एक स्मॉल कंट्री टैरिफ इंपोज करती है ऑन इट्स इंपोर्टेड कमोडिटी, तो उसके कंट्री में अनफेवरेबल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल इफेक्ट्स होने का मतलब क्या है, मतलब इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहला देखो, हमने क्या कहा, वर्ल्ड प्राइसेस चेंज होंगे? नहीं होंगे। हमें पढ़ा, हमने तो बात ही की ना कि वर्ल्ड प्राइसेस तो चेंज नहीं होंगे। अब क्योंकि वर्ल्ड प्राइसेस चेंज नहीं होंगे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं होंगे। हमने पढ़ा, हमने जो लाइन बनाई वो पैरेलल बनाई। अब जब टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं होंगे तो कंट्री जब ट्रेड करेगी और टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं होंगे तो गेन कैसे करेगी? जो भी गेन होता है ट्रेड से वो तो टर्म्स ऑफ ट्रेड से पता लगता है ना। हमने पढ़ा है चीज, टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंज नहीं होगा। जब टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ही, मतलब हमें क्लियर हो गया कि कंट्री गेन करेगी ही नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, दूसरा, हम शुरू से क्या अज्यूम करके चले थे कि कंट्री ए को तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्लोथ में है, तभी तो ई पॉइंट लिया था स्टार्टिंग में, है ना? अच्छा, अब कंट्री ए को कंपैरेटिव एडवांटेज था क्लोथ में, लेकिन जैसे ही कंट्री ए ने टैरिफ लगाया, कंट्री ए ई पॉइंट से बी पॉइंट पर चली गई, और जब ई से बी पॉइंट पर गई तो क्लॉथ का प्रोडक्शन कम कर गई और स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा गई। आइडियल सिचुएशन के में क्या होता है कि जिस कमोडिटी में आपको कंपैरेटिव एडवांटेज होता है आप उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हो। बट यहां पर क्या हो रहा है, कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ में था, टैरिफ लगाने के बाद उसने अपने रिसोर्सेज शिफ्ट करके स्टील में लगा दिए। तो जो रिसोर्सेज क्लॉथ के लिए एप्ट थे, क्लॉथ के लिए ज्यादा
ग्रोथ की प्रोडक्शन में ज्यादा डिजायरेबल थे वो रिसोर्सेज, अब आप स्टील की प्रोडक्शन में लगा रहे हो। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह आप, मतलब आप रिसोर्सेज का प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहे हो। देयर वाज अ रीजन ना कि आपको कंपैरेटिव एडवांटेज था क्लोथ में, वो रीजन कुछ भी हो सकता है कि आप सस्ता बना पा रहे थे, आपकी लेबर ज्यादा एफिशिएंट थी, कुछ भी लगा लो। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ में है, अब आप टैरिफ लगाने के बाद आप वहां क्लॉथ से लोग हटाकर आप स्टील में लगा रहे हो, तो चीजें किस तरीके से सही रहेंगी, अनफेवरेबल इफेक्ट होगा। और तीसरा सबसे मेन रीजन, भाई हमें तो इतना पता है कि द लोअर यू आर ऑन द आईसी द लेसर द वेलफेयर। तो हमें इतना पता है कि जो इनिशियल आईसी था वो C2 था, आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ जो CIC है वो C1 रहा, लोअर CIC पर आप शिफ्ट हो गए, वेलफेयर तो कम होना ही था। अच्छा, दूसरी बात, ट्रेड ट्राइंगल कौन सा था जब टैरिफ नहीं लगा था? जब टैरिफ नहीं लगा था ट्रेड ट्राइंगल वाज R1FE। अब देखना ये वाला ट्रेड ट्राइंगल बड़ा है और टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड ट्राइंगल छोटा है। ठीक है, आपका मैं पॉइंट समझ गई कि ठीक है मैम, टैरिफ तो लगाया है 20 लेता ना ताकि इंपोर्ट कम करे। इंपोर्ट कम करना चाह रहे थे टैरिफ लगा के, एक्सपोर्ट कम नहीं करना चाह रहे थे। बट यहां पर देखना, आप डी और बी ट्रायंगल में एक्सपोर्ट क्वांटिटी कितनी हो गई है? DB ऑफ क्लोथ। पहले कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे? EF ऑफ क्लोथ। एक्सपोर्ट को तो कुछ छेड़ा ही नहीं था हमने, हमने तो इंपोर्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स ऑफ क्लोथ। तो इतना तो समझ आ रहा है कि R1F से जो आप R2D पर पहुंचे हो स्टील की क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स पे, वो तो समझ आ रहा है। बट ये जो EF से DB पर पहुंच गए हो क्लोथ के, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ रहे हैं। हमने क्या बात की थी? आपने एक प्रोडक्ट की मार्केट के ऊपर अगर टैरिफ लगाया तो बाकी प्रोडक्ट्स की मार्केट भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगी, तभी तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर रहे हैं। तो टैरिफ से वी विल बी सर्टेन कि इंपोर्टेड क्वांटिटी कम होगी स्टील की। बट हमें ये भी देखने को मिला कि एक्सपोर्टेड क्वांटिटी भी कम हो गई क्लोथ की। अब ये क्यों हुआ है तो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि अब आप क्लोथ का प्रोडक्शन ही कम कर रहे हो, आप ई से बी पॉइंट पर आए हुए हो। जब आप क्लोथ का प्रोडक्शन ही कम करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, जब टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एक्सपोर्टेड क्वांटिटी आउट ऑफ इट वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पहले आप ई पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जिसमें से EF पोर्शन आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब आप जब बी पॉइंट पर ही प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है बी पॉइंट पर जो क्लोथ है वो कम प्रोड्यूस कर रहे हो आप पहले से, तो एक्सपोर्ट भी कम करोगे। बट दिस वॉज नॉट वी वॉन्टेड ना, ये हम चाहते नहीं थे। हमें तो सिर्फ, हम कुछ ऐसा चाह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ स्टील कम हो जाए। बट ऐसा होता तो है नहीं है, चीजें कनेक्टेड है, थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो चीजें देखो कि इस तरीके से अनफेवरेबल इफेक्ट हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं हुए, कंट्री जिस प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं था उस प्रोडक्ट को बनाने लग गई है, ठीक है, लोअर CIC पर पहुंच गए हैं, एक्सपोर्टेड क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो स्मॉल नेशन हर तरीके से उसको लॉस ही हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टैरिफ इन केस ऑफ स्मॉल कंट्री। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि स्मॉल कंट्री लूज करती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड अनचेंज रहते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड अनचेंज है, प्रोडक्शन इफेक्ट पॉजिटिव है, कंजम्पशन इफेक्ट नेगेटिव है, और टोटल इफेक्ट की अगर आप बात करो तो वेलफेयर कम होता है। क्लियर? आगे चले। हाँ जी, ठीक है। अब हम देखेंगे द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ इन केस ऑफ लार्ज कंट्री। सेकेंड विल बी सेइंग द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ इन केस ऑफ लार्ज कंट्री। ठीक है, सेम अजम्पशंस है, बट अब जो हम अपनी कंट्री ए है, जिसको हमने होम कंट्री माना था और जिसको हम अभी तक स्मॉल मान रहे थे, लेट्स सपोज वो कंट्री लार्ज है, बाकी सारी अजम्पशन सेम है। ठीक है, अब हमको इतना पता है लार्ज कंट्री के अंदर, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या बात की थी कि लेट्स सपोज कि 100 यूनिट्स हैं टोटल सप्लाई। कंट्री ए की जो इंपोर्टेड क्वांटिटी हमने कहा था, कंट्री ए बीइंग स्मॉल, उसकी इंपोर्टेड क्वांटिटी हमने ली थी 3 यूनिट्स। अब कंट्री लार्ज है, अब जब कंट्री लार्ज है
तो इंपोर्टेड क्वांटिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि कंट्री अगर लार्ज है तो ट्रेड ज्यादा कर रही होगी, ट्रेड ज्यादा कर रही होगी तो इंपोर्ट ज्यादा कर रही होगी। तो लेट्स सपोज कि जो इंपोर्टेड क्वांटिटी है वो 50 यूनिट्स है। अब जब कंट्री ए अकेली अकेली 50 यूनिट्स इंपोर्ट कर रही है, तो बाकी सारी कंट्रीज रेस्ट ऑफ 50 यूनिट्स इंपोर्ट कर रही होंगी। सिंपल। अब इस लार्ज कंट्री ने जब टैरिफ लगाया, तो इस लार्ज कंट्री ने टैरिफ लगाने के बाद जो डोमेस्टिक प्राइस था कंट्री में बढ़ गया होगा। डोमेस्टिक प्राइस बढ़ने से इंपोर्टेड क्वांटिटी कम हो गई होगी। अब जो इंपोर्टेड क्वांटिटी कम होगी वो ज्यादा प्रोपोर्शन से कम होगी या कम प्रोपोर्शन से कम होगी? ज्यादा प्रोपोर्शन से कम होगी। लेट सपोज वो कम हो गई टू 25 यूनिट्स। अब जब वो कम हो गई 25 यूनिट्स, ठीक है, तो ये 25 यूनिट्स एक्सेस सप्लाई बन जाएंगे यहाँ पे। मान लो इधर डिमांड 50 ही है, तो एक्सेस यहाँ पे सप्लाई कितनी हो गई? 25 यूनिट्स की। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 25 यूनिट्स की एक्सेस सप्लाई प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करेगी? करेगी। दिस अमाउंट इज सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट। ठीक है, तो मतलब कहने का पॉइंट ये है कि जब एक कंट्री लार्ज होती है और जब वो ट्रेड करती है और फिर जब वो टैरिफ लगा देती है, तो वर्ल्ड प्राइजेस पे फर्क पड़ता है। मतलब कि टैरिफ इसने लगाया अपने कमोडिटी के ऊपर, ठीक है, जब इसने टैरिफ लगाया तो इसकी डिमांड कम हो गई। जब इसकी डिमांड कम हो गई तो बाकी मार्केट के लिए एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गई। और जब आपको पता है जब इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई क्रिएट होती है तो प्राइस नीचे जाता है। तो मतलब जो ओवरऑल प्राइस है इन लोगों के लिए भी प्राइसेस कम हो जाएंगे इंपोर्ट्स के। हाँ जी, चलें आगे। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। तो देखो, इसको भी डायग्रामेटिकली देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। आधा डायग्राम तो अपना सेम ही बनेगा, पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। देखो, पहले जो सेम पोर्शन है वो बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लेके बात कर रहे हैं। हमने कहा कि कंट्री ए जो है वो हमारी होम कंट्री है, हम होम कंट्री का ही डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और वो हमने लार्ज कंट्री ली है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्लोथ लिया है विच इज एन एक्सपोर्टेबल कमोडिटी। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने स्टील लिया है विच इज एन इम्पोर्टेबल कमोडिटी। ठीक है, फिर हमने पीपीसी ड्रॉ किया था कंट्री ए का। दिस इज द पीपीसी ऑफ कंट्री ए। A1 is the PPC of country A. हमने फिर प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम भी लिया था। लेट्स ड्रॉ द इंटरनेशनल प्राइस लाइन इन केस ऑफ फ्री ट्रेड। तो लेट्स सपोज कि फ्री ट्रेड में इंटरनेशनल प्राइस लाइन हमारी ये थी एंड ई वाज द इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। कंजम्पशन इक्विलिब्रियम हमको जो पॉइंट मिला था दैट विल वाज समवेयर, यू कैन से यहां पर कहीं था, एंड ये हमारा ट्रेड ट्रायंगल था। राइट, ये चीजें हमने डिस्कस किया है। यहां तक डायग्राम हमारा सेम है स्मॉल कंट्री के केस में जो हमने बनाया था। ठीक है, अब कंट्री ए ने टैरिफ लगाया, और टैरिफ लगाया, और कंट्री ए तो लार्ज है। जब कंट्री ए लार्ज है और उसने टैरिफ लगाया, तो हमें इतना पता है कि जो वर्ल्ड प्राइजेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। वर्ल्ड प्राइजेस अब सेम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्री लार्ज थी। जब कंट्री लार्ज थी तो उसने अपनी इंपोर्ट क्वांटिटी कम हो गई टैरिफ लगाने से, जिसकी वजह से वर्ल्ड डिमांड कम हो गई, और बाकी प्रोडक्ट, बाकी जो लोग थे, जो टोटल प्राइसेस थे उस प्रोडक्ट का, वो भी कम हो गया। ठीक है, अब आई नो इट वेरी वेल कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं दैट इज प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्टेबल कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्टेबल कमोडिटी। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको मैंने, जो स्मॉल कंट्री के से मैंने कहा कि दोनों में से किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कंट्री लार्ज है तो ये तो अगर सेम है, लेकिन ये इनका प्राइस अगर कम होगा तो पूरी रेशो मेरी जो है वो बढ़ जाएगी।
न्यूमरेटर बीइंग सेम, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो मेरा जो रेशो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब मेरे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इंप्रूव करेंगे, है ना? समझे? फ्री ट्रेड में जो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड थे, आपका जो इंटरनेशनल प्राइस रेशो था, अब आफ्टर टैरिफ लगाने के बाद इंटरनेशनल प्राइस रेशो फॉर अ कंट्री जो कि लार्ज है उसके लिए बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल, इतना क्लियर आया, इतना समझ आ गया? ठीक है, ये क्यों कम हुआ, ये क्लियर है ना? ये इसलिए कम हुआ क्योंकि कंट्री लार्ज थी, कंट्री क्योंकि लार्ज थी तो उसने टैरिफ लगाया, टैरिफ उसने लगाया तो उसकी इंपोर्ट की डिमांड कम हो गई। अब इंपोर्ट की डिमांड जो कम होगी वो एक हाई प्रोपोर्शन से कम होगी। जब हाई प्रोपोर्शन से इंपोर्ट की डिमांड कम होगी तो इसका मतलब कि बाकी मार्केट में, रेस्ट ऑफ द अदर मार्केट में एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, जो प्राइजेस को, बाकी लोगों के लिए भी प्राइजेस को कम कर देगी, तो जो वर्ल्ड प्राइजेस हैं इंपोर्ट्स के कम हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर फ्री ट्रेड पे हम लोग ई पॉइंट पे प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम था, तो हमें इतना तो पता है कि जब आप टैरिफ लगाओगे तो आप, टैरिफ जब लगाओगे तो आप टेरिफ की क्वांटिटी, सॉरी, स्टील की क्वांटिटी को कम करना चाह रहे हो, स्टील की क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट को कम करना चाह रहे हो। और प्रोडक्शन इफेक्ट क्या कहता है कि जो कमोडिटी पे आप टैरिफ लगा रहे हो उस कमोडिटी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाता है टैरिफ लगाने के बाद। तो हमें इतना पता है कि ई पॉइंट से हमें लेफ्ट पे ही रहना है, द सेम रीजनिंग जो हमने पहले वाले केस में पढ़ा। ई पॉइंट से आपको लेफ्ट पर अपना प्रोडक्शन पॉइंट चाहिए, ये हमें पता है। बट डिफरेंस हमारा ये, चेंज हमारा ये आया है कि अब जो आप इंटरनेशनल प्राइस लाइन लोगे, अब वो प्राइस लाइन का स्लोप आपकी इस पी नॉट वाली प्राइस लाइन से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होते हैं। स्मॉल कंट्री के केस में टर्म्स ऑफ ट्रेड अनचेंज रहे थे, हमने पैरेलल ड्रॉ की थी। हमने अब टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं करने, हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करके दिखाने हैं। अब आई नो इट कि जितना कर्व, जितनी मेरी लाइन स्टीपर होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि मेरा जो पी नॉट वाली लाइन के ऊपर जो स्लोप आ रहा है, मेरे को एक ऐसी इंटरनेशनल प्राइस लाइन ड्रॉ करनी है जो पी नॉट से ज्यादा स्टीपर हो, है ना? तो पी नॉट से अगर मुझे स्टीपर लाइन ड्रॉ करनी है, तो स्टीपर लाइन ड्रॉ करनी है और मेरे को ये चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन पॉइंट ई से लेफ्ट पर हो। तो लेट हम मान लेते हैं कि मेरे अब जो न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड या इंटरनेशनल प्राइस लाइन है वो मेरी ये वाली है। एक सेकंड। हाँ, ठीक है, लेट्स कॉल इट P1। अब क्या P1 जो लाइन है, इज इट स्टीपर देन पी नॉट? दिख रहा है। सिंस P1 इज स्टीपर देन पी नॉट, आई कैन कंक्लूड कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गए। आई नो इट कि जहां पे नई वाली प्राइस लाइन टच करेगी, टेंजेंट होगी पीपीसी को, वहां पे मेरा प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम होगा। मान लो अब हमारा जो बी पॉइंट है वो ये वाला है, बी पॉइंट लेफ्ट पर आ रहा है, ठीक है, मेक सेंस। बी पॉइंट पे टर्म्स ऑफ ट्रेड ज्यादा इंप्रूव हुए हैं कंपेयर टू पी नॉट, यस, क्योंकि लाइन स्टीपर है, मेक सेंस। ठीक है, तो अब इफेक्ट्स देखिए। ठीक है, सो आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ आई कैन से कि जो P1 है दैट विल बी माई इंटरनेशनल प्राइस लाइन। ठीक है, और मुझे पता है ये स्टीपर है पी नॉट से, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुए हैं। तो अब मेरे को पता है कि मेरा जो प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम है वो कहां पर होता है, जहां पे मेरी पी पॉइंट पे, जहां पे मेरा P1 टेंजेंट होगा पीपीसी से। कंजम्पशन इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पे CIC इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा
P1 वाली प्राइस लाइन से। तो लेट्स सपोज कि मेरा जो इंडिफरेंस कर्व है इस केस में वो है दिस R3, कह लो इसको C3। कंजम्पशन पॉइंट कहां पर है? R3 पे एट C3। अब आपका ट्रेड ट्रायंगल कौन सा बनेगा बच्चे? ट्रेड ट्रायंगल विल बी दिस वन। दिस विल बी योर टोटल ट्रेड ट्रायंगल R3DP। R3DB में क्या हो रहा है? आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो? यू आर एक्सपोर्टिंग द DB क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ एंड यू आर इंपोर्टिंग द R3D ऑफ स्टील। ठीक है, डिफरेंस समझ आया? क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसका अब क्या लगता है, फेवरेबल इफेक्ट हुआ है या अनफेवरेबल हुआ है? रिकॉल करो, स्मॉल कंट्री में आप लोअर CIC पर चले गए थे, हमने कहा कि नहीं अनफेवरेबल इफेक्ट है। यहां पर आप हायर CIC पर जा रहे हो, R3 R3 पॉइंट इज ऑन अ हायर CIC, है ना? तो वेलफेयर बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टील का बढ़ा, आप E से B पॉइंट पर गए, प्रोडक्शन इफेक्ट भी पॉजिटिव रहा, कंजम्पशन इफेक्ट भी पॉजिटिव रहा, आप हायर CIC पर पहुंच गए। ठीक है, मतलब अब आप ये देखो ना, R3 पॉइंट के ऊपर आप ट्रेड इस तरीके से कर रहे हो कि DB एक्सपोर्ट करके आप R3D स्टील ला पा रहे हो। जस्ट बाय एक्सपोर्टिंग दी DB अमाउंट आपको कितना आपको R3D स्टील मिल रहा है, विच इज अ हायर प्रपोर्शन ऑफ स्टील। हाँ जी, क्लियर है? अब आप सोचोगे टैरिफ लगाया था, टैरिफ तो इंपोर्ट को कम करने के लिए लगाया था, है ना? तो देखो पहले आप कितना इंपोर्ट करे थे? पहले आप R1F इंपोर्ट करे थे जब फ्री ट्रेड था। अब आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो? अब आप R3D इंपोर्ट कर रहे हो, ये कम ही है। हाँ, लेकिन जितना स्मॉल कंट्री के केस में कम हुआ था उतना कम नहीं है। समझ भी आ रहा है ना बच्चे? क्योंकि इसमें तो प्राइजेस कम हो गए ना, वहां पे प्राइजेस अनचेंज थे, अब इसमें वर्ल्ड प्राइजेस और कम हो गए। जब स्टील और सस्ता हो गया इंटरनेशनली, तो टैरिफ लगाने के बाद अगर स्टील और सस्ता हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इंपोर्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। जितना आप सोच रहे थे कम करना उतना कम नहीं कर पाओगे इंपोर्ट की क्वांटिटी, बट कम होगी। बट द पॉइंट इज, जो हमें याद रखना है कि चीजें पॉजिटिव हो रही हैं सारी, प्रोडक्शन इफेक्ट पॉजिटिव, कंजम्पशन इफेक्ट पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक पॉइंट कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि मैम जो आपने रीजनिंग दी थी पिछले वाले पॉइंट में कि कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज तो क्लोथ में था ना, ठीक है, अब कंट्री तो E पॉइंट से B पॉइंट पर गई, ठीक है, आप कह रहे हो दिस सिचुएशन इज बेटर देन द सिचुएशन अगर कंट्री स्मॉल थी, ठीक है, आई अग्री, हायर CIC पर पहुंच गए, प्रोडक्शन इफेक्ट भी पॉजिटिव है, कंजम्पशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है, इंपोर्टेड क्वांटिटी पहले से ज्यादा है विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। पहले आप DB एक्सपोर्ट करे थे तो इंपोर्टेड क्वांटिटी वाज ओनली दी R2D which was smaller। अब आप DB एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्टेड क्वांटिटी इज R3D which is higher, राइट? बट जो आपने एक पॉइंट बताया था कि रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन हो रहा है, क्लोथ में कंपैरेटिव एडवांटेज था, यहां पर भी आप क्लोथ से शिफ्ट करके रिसोर्सेज स्टील पर लेकर आ रहे हो। ये पॉइंट, ये पॉइंट देखा था, ये पॉइंट तो स्टिल अनफेवरेबल है ना इकोनॉमी के लिए। आई अग्री, दिस पॉइंट इज स्टिल अनफेवरेबल टू द इकोनॉमी, बट हमको ओवरऑल इंपैक्ट देखना है। इतना अनफेवरेबल, आप E से B पर गए, आपने अपने रिसोर्सेज कंपैरेटिव एडवांटेज वाली प्रोडक्ट से हटाकर दूसरे प्रोडक्ट में लगाए, मेक सेंस, बट इसको लगाने से आपको इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ कि पूरी की पूरी इकोनॉमी हायर CIC पर पहुंच गई। तो जब आप जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करते हो तो यू विल बी सीइंग द थिंग्स एज अ होल। आपको इंडिविजुअल को हम पार्शियल इक्विलिब्रियम में स्टडी करते हैं। तो आई अग्री कि मिस एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का जब कंट्री E से B पॉइंट पर जाएगी, बट इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट जो गेन होगा दैट विल बी मच हायर, ऐसा समझ लो। द गेन इज मच हायर, द लॉस इज लेस, लॉस विल बी देयर बट द गेन इज मच हायर। क्लियर है? तो
अगर मुझे कंक्लूड करना हो तो आई कैन से कि इन केस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, अगर कंट्री स्मॉल है और वो इंपोर्ट टैरिफ लगाती है तो हर जगह से उसको नुकसान है, और अगर कंट्री लार्ज है तो कंट्री को इंपोर्ट टैरिफ लगाने से फायदा हो जाता है। कहने का रीजन ये है। आगे चले, ठीक है। तो वैसे तो हमारा जो टॉपिक है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, बट एडिशनल मुझे एक चीज कवर अप करनी है, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। वो ये है, हम ना टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करेंगे। देखो, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हमने कहा, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की मैं बात कर रही हूँ। हमने कहा कि एक कंट्री जब स्मॉल है और एक कंट्री एक लार्ज है। कंट्री जब स्मॉल है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे अनचेंज रहते हैं, देयर इज नो चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये हमने पढ़ लिया। बट कंट्री अगर लार्ज है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव कर जाते हैं, ठीक है, ये हम पढ़कर आए। अब ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके इंप्रूव करे हैं, ठीक है, ये तो आपने भी एक सिनेरियो पढ़ा, बट ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करेंगे, कितने करेंगे, किस कितना कितना इंप्रूव होगा, कितना इंप्रूव नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन दी ऑफर कर्व्स, द इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व्स। रिकॉल जीएस मिल रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, पढ़ा था ना। The actual terms of trade depend upon the reciprocal demand, the strength and the elasticity of each country's demand for the other products. तो जब आप टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हो और आप जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात कर रहे हो, तो ऑफर कर्व्स की बात अगर ना हो तो कैसे चलेगा? याद करो, हमने पढ़ा था, इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ट्रेड प्राइस, जब आप जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में करते हो तो हम ऑफर कर्व से ही निकालते हैं उसको, ठीक है। तो हम उस थोड़ा उस क्लास का कॉन्टेक्स्ट लेकर, वहां के हम कंक्लूजन्स लेकर थोड़ा सा यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव तो होंगे इन केस ऑफ लार्ज कंट्री, बट विल बी डिस्कसिंग द एनालिसिस फर्दर विद सम एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, जब हम टाइप्स ऑफ टेरिफ की बात कर रहे थे तो हमने एक रिटेलिएटरी टेरिफ की बात की थी, याद है? रिटेलिएशन मतलब समझते हो रिटेलिएशन का? रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला। कंट्री ए ने, पिछले वाले एग्जांपल में ही बात करूं, कंट्री ए लार्ज थी, उसने टैरिफ लगा दिया कंट्री बी के स्टील पे। दो दो केसेस हो सकते हैं, कंट्री ए ने टैरिफ लगाया कंट्री बी के स्टील पे, कंट्री बी ने कुछ नहीं किया, चुप बैठी है, अच्छी है कंट्री, कुछ नहीं कर, उसने कुछ नहीं कहा। बट क्या ये हमेशा रहेगा? प्रैक्टिकली ऐसा होता है? आजकल तो आप किसी को अगर पहले होता था अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल आगे कर लो, अब तो कोई एक मारे तो दो मारते हो उस सामने से, है ना? तो अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के इंपोर्ट, दूसरे कंट्री से जो इंपोर्ट आ रहा है उस पर टैरिफ लगाएगी, तो क्या दूसरी कंट्री आपके एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ नहीं लगाएगी? लगाएगी। तो अभी तक हमने जो केसेस पढ़े, हमने रिटेलिएशन की कोई बात ही नहीं की थी। हमने 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 कुछ नहीं कहा था ना कि दूसरी कंट्री भी टैरिफ लगा दे तो क्या होगा, सोचा ही नहीं अभी तक तो। अब हम ये चीज देखेंगे, ठीक है। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट को हम लार्ज कंट्री के केस में देखेंगे, फर्स्ट विदाउट रिटेलिएशन एंड सेकंड विद रिटेलिएशन, और देखेंगे कि इंप्रूव होंगे या डिटोरेट होंगे, इंप्रूव होंगे तो कितने इंप्रूव होंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं द टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ लार्ज कंट्री के केस में ही है, क्योंकि स्मॉल कंट्री में तो टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज ही नहीं होते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट आफ्टर टैरिफ बट विदाउट रिटेलिएशन। विदाउट रिटेलिएशन का मतलब समझ गए कि मैंने अगर इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाया है तो दूसरी कंट्री साउ है, बहुत भोली है, वो भी रिटेलिएट नहीं कर रही है, ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने टैरिफ लगाया है, ठीक है। अब याद करो, इन केस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे डिटरमाइन होते थे? विद द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑफर कर्व्स,
याद है? तो लेट्स सपोज मैंने ड्रॉ किया है यहां पे, जेएस मिल में जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लेकर चल रही हूँ। ठीक है, हमने कहा दो कंट्रीज हैं, कंट्रीज है हमारी दो, एक है इंग्लैंड और एक है जर्मनी। दो ही, दो हमारे पास कमोडिटीज हैं, क्लॉथ और लिनन। याद है जेएस मिल की थियरी? जो इंग्लैंड है वो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है? क्लॉथ में है। जर्मनी को कंपैरेटिव एडवांटेज लिनन में है। इसकी वजह से इंग्लैंड एक्सपोर्ट करेगी क्लॉथ को और जर्मनी एक्सपोर्ट करेगा लिनन को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है क्लॉथ और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है लिनन। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि जब मैं कंट्री का ऑफर कर्व ड्रॉ करती हूं तो इट बल्जेस टुवर्ड्स द एक्सिस जिस एक्सिस पे कंट्री के एक्सपोर्टेड कमोडिटी मेजर हो रही है। इसका मतलब कि कंट्री इंग्लैंड का जो ऑफर कर्व होगा वो इस तरीके से बनेगा। सो ओ ई इज द इंग्लैंड ऑफर कर्व, राइट? और जो जर्मनी का ऑफर कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। OG is the Germany's offer curve। ठीक है, आई नो कि जहां पर ऑफर कर्व्स हमारे इंटरसेक्ट करते हैं दिस इज द ट्रेड इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल्ड हो जाते हैं। तो आई कैन से कि ये जो रे जा रही है ओ टी, ठीक है, लेट मी कॉल इट ओ टी, ये जो रे है ओ टी, यहां पे हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड सेट होंगे और इस पॉइंट पे आई कैन से कि जो कंट्री है, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्जैक्टली 45 डिग्री पे लाइन पे जा रहा है, तो जितना क्लॉथ इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर रहा है उतने ही क्लॉथ को जर्मनी डिमांड कर रही है, और जितना लिनन जर्मनी एक्सपोर्ट कर रही है उतने ही लिनन को इंग्लैंड इंपोर्ट कर रही है, डिमांड कर रही है। एंड बोथ ओसी ऑल्सो इक्वल्स दी ओएल एज वेल। याद है ये सारी चीजें? ठीक है, अभी टैरिफ की कोई बात नहीं करी है हमने, अभी फ्री ट्रेड चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मान के चलो कि कंट्री ने टैरिफ लगाया और इंग्लैंड, हम क्योंकि इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से चीजें देख रहे हैं, तो मान के चलो इंग्लैंड क्या इंपोर्ट कर रही थी? इंग्लैंड वाज इंपोर्टिंग लिनन, क्योंकि इंग्लैंड वाज एक्सपोर्टिंग क्लॉथ, तो इंग्लैंड लिनन को इंपोर्ट कर रही होगी। तो टैरिफ इंपोज किया गया, लेट्स सपोज टैरिफ इज इम्पोज्ड, टैरिफ इज इम्पोज्ड बाय इंग्लैंड, इंग्लैंड ने टैरिफ लगाया है ऑन जर्मनीज लिनन, और विदाउट रिटेलिएशन का केस है, जर्मनी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंग्लैंड ने टैरिफ लगा दिया। जेएस मिल की डिमांड थ्योरी रिकॉल करो, याद है? हमने ऑफर कर्व एनालिसिस में भी ये चीज पढ़ी थी कि जब टैरिफ इम्पोज, मतलब उसमें टैरिफ की बात हमने ऑब्वियसली नहीं की थी, बट आपको ये चीज समझनी होगी कि जब टैरिफ लगाया जाएगा, इंग्लैंड ने जब जर्मनी के लिनन पे टैरिफ लगाया तो क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि इंग्लैंड अब जर्मनी के लिनन की डिमांड को कम करना चाह रही है ना? तो जब इंग्लैंड जर्मनी के लिनन की डिमांड को कम करना चाह रही है तो मतलब इंग्लैंड इज नाउ विलिंग टू ऑफर लेस एंड लेस क्लोथ फॉर जर्मनीज लिनन। तो जो ऑफर कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो मतलब जो मेरा इंग्लैंड का ऑफर कर्व पहले ओ ई था, अब इंग्लैंड का ऑफर कर्व कौन सा आएगा? वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ एंड इट विल बी समवेयर अराउंड दिस पोर्शन। Let me draw it first. This one. O E dash. समझ रहे हो? ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? इसके मैं आपको दो दो रीजंस बता सकती हूँ।
पहला हमने कहा कि इंग्लैंड ने जर्मनी के लिनन पे टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाना क्यों लगाया होगा? क्योंकि इंग्लैंड अब चाह रहा है कि जर्मनी से लिनन कम आए, मतलब इंग्लैंड की जो डिमांड है फॉर जर्मनीज लिनन वो कम हो गई। और जब इंग्लैंड की डिमांड फॉर जर्मनीज लिनन कम हो गई, इसका मतलब इंग्लैंड विल बी नाउ बी विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ क्लॉथ फॉर जर्मनीज लिनन। तो जो ऑफर कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से समझो, हमने क्या बात किया था कि कंट्री लार्ज है, इंग्लैंड जो है वो लार्ज कंट्री है। जब इंग्लैंड लार्ज कंट्री है और इंग्लैंड टैरिफ लगा देगी अपने इंपोर्ट्स के ऊपर, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएंगे, है ना। और आपको इतना पता है कि जब टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है उस कंट्री के ऑफर कर्व की, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया कि अब जो ऑफर कर्व है इंग्लैंड का आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, दैट इज OE1। अब जर्मनी के ऑफर कर्व पे कोई फर्क पड़ेगा? जर्मनी तो भोली कंट्री है, उसने तो रिटेलिएट ही नहीं किया, जर्मनी का ऑफर कर्व तो सेम ही रहेगा। तो अब ये जो OG है वो OE डैश को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इज B पॉइंट। तो अब इक्विलिब्रियम कहां आएगा? B पॉइंट पर आएगा। तो अब टर्म्स ऑफ ट्रेड कौन से होंगे? अब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे दैट विल बी दिस, रिप्रेजेंटेड बाय दिस OT डैश रे, OT डैश रे, OT डैश। अब देखो इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पे देखो क्या हो रहा है। इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पे this was the amount of linen and this was the amount of cloth. OC1 was the amount of cloth and OL1 was the amount of linen. अब क्या हो रहा है? अब जो इंग्लैंड है एक्सपोर्ट OC1 क्लोथ करेगी और इंपोर्ट करेगी OL1 लिनन। ठीक है, इज OL1 लेस देन OL जो इनिशियल वाला था जब टैरिफ नहीं लगाया था? यस। इज दिस OC1 लेस देन द इनिशियल OC जब टैरिफ नहीं लगाया था? यस। आप एक चीज समझो, पहले आपको OC क्लोथ देना पड़ रहा था OL लिनन लेने के लिए। ठीक है, यही मतलब होता है ना टर्म्स ऑफ ट्रेड का, यही मतलब होता है ऑफर कर्व्स का। हाउ मच यू आर ऑफरिंग फॉर इंपोर्टिंग, हाउ मच यू आर ऑफरिंग फॉर इंपोर्टिंग अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, अदर कंट्रीज कमोडिटी। अब आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो? अब आप OC1 एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब आप OC1 क्लोथ देके आप OL1 लिनन ले पा रहे हो। कंट्री इंग्लैंड को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? 2 मिनट के लिए सोचो। लेट मैं भी मतलब मैं आपको इजी कर देती हूँ, इसको मान लो 100, इसको भी मान लो 100, यहां पे तो सेम था। ये हो गया अपना 60, ये हो गया अपना 90। अब देखो, जब फ्री ट्रेड था आपको 100 क्लोथ देने पड़ रहे थे 100 लिनन लेने के लिए, 1:1 का रेशियो। बट जैसे आपने टैरिफ लगाया तो आप 60 क्लोथ देकर भी 90 लिनन ले पा रहे हो। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गए आपके। एक्सपोर्ट तो ज्यादा क्वांटिटी से कम हुआ बट इंपोर्ट कम क्वांटिटी से कम हुआ। यू आर ऑन द बेटर साइड। समझे? सिर्फ 60 देकर भी 90 ले पा रहे हो। पहले 100 के बदले 100 मिलता था, 1:1 था। अब 1:1 नहीं है, वन अब ज्यादा हो गया रेशियो, एक दे के ज्यादा मिलता है आपको अब। समझे? तो दो इफेक्ट्स हुए जब कंट्री लार्ज थी और रिटेलिएशन का कोई भी स्कोप नहीं था। तो दो इफेक्ट हम कह सकते हैं। पहला तो हम कहेंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गए। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होते हैं। किस तरीके से वो इंप्रूव हुए वो हमने इस डायग्राम में समझा है विद द हेल्प ऑफ ऑफर कर्व्स, कि नाउ आपको कम क्लॉथ देना पड़ रहा है फॉर अ रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ लिनन। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके इंप्रूव हो गए। बट सेकेंड इफेक्ट ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कम हो गया। पहले वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना था? OC प्लस OL। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना है?
OC1 plus OL1, which is less than the initial one. ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि पहले आप 100 प्लस 100 200 यूनिट्स का ट्रेड कर रहे थे, अब आप 80 60 प्लस 90 150 यूनिट्स का ट्रेड कर रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव. तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट इन केस ऑफ लार्ज कंट्री विदाउट रिटेलिएशन विल बी टू थिंग्स, कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएंगे, इंपोर्ट इम्पोज जो टैरिफ लगा रही है उस कंट्री के, और सेकेंड अगर हम कहेंगे तो रिडक्शन इन दी टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. वो कैसे, कि अब आपका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो ये है, एंड दिस इज लेस देन दी फ्री ट्रेड केस विच इज ओसी प्लस ओएल. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड समझते हो, टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ठीक है, आगे चले. सो दिस वाज द टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट विदाउट रिटेलिएशन. बट इसी विदा अभी रिटेलिएशन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसी केस में कहते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कितने इंप्रूव होंगे. हमने कहा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गए और वॉल्यूम भी फॉल हो गया, बट ये कितना होगा, ये कितने प्रोपोर्शन से होगा, कितने अमाउंट का होगा, इनका क्या रेशो होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द फॉरेन ऑफर कर्व. याद है जेएसएमएल की रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, इलास्टिसिटी ऑफ द अदर कंट्रीज डिमांड कर्व इज इंपॉर्टेंट टू यू. तो अभी आपने जो ओजी कर्व बनाया है विच इज अ नॉर्मल ऑफर कर्व इन दिस केस, इस ओजी कर्व की इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, ज्यादा इलास्टिक है, ज्यादा इनइलास्टिक है. ये ओजी कर्व की जो इलास्टिसिटी होगी, इसकी इलास्टिसिटी के बेसिस पे वी कैन डिटरमाइन कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना इंप्रूव होगा और वॉल्यूम कितना रिड्यूस होगा. हाँ जी, क्लियर है, आगे चले. हाँ जी. इतना समझ आ गया कि जो इलास्टिसिटी है वो आप बीच में इसके आप इस मतलब यहाँ पे टॉपिक खत्म नहीं होता है. फॉरेन ऑफर कर्व, जो जर्मनी इज अ फॉरेन कंट्री राइट, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, वो ज्यादा इनइलास्टिक होगा. ठीक है, उसके बेसिस पे भी हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर जो कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कितना कम होगा वो डिपेंड करता है. ठीक है, आगे चले. ठीक है, दिस वाज द टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट विदाउट रिटेलिएशन. अब हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट विद रिटेलिएशन. टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट विद रिटेलिएशन. अब हमने अभी तक क्या बात की, जर्मनी ने टैरिफ लगाया, सॉरी इंग्लैंड ने टैरिफ लगाया, जर्मनी ने कुछ नहीं कहा. बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. आप टैरिफ लगाओगे, सामने वाली कंट्री भी टैरिफ लगाएगी, फिर आप टैरिफ लगाओगे, फिर वो टैरिफ लगाएगी. टैरिफ वॉर. देखें कैसे, लेट्स से डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर आगे चीजें देखते हैं. सेम वही एग्जाम्पल, जर्मनी और इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेम विद द सेम की क्लोथ और लिनन की बात करेंगे. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है क्लॉथ, यहाँ पे हमने लिया है लिनन. ठीक है, लेट्स से कि इंग्लैंड का जो ऑफर कर्व है इनिशियल अभी केस में फ्री ट्रेड की बात करें, अभी टैरिफ नहीं लगा, दैट वाज ओ ई. जान के थोड़ा बड़ा बनाया है बिकॉज हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑफर कर्व्स बनाने हैं. ठीक है, और जो जर्मनी का ऑफर कर्व है दैट इज ओ जी. आई नो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फ्री ट्रेड में कहाँ पे सेटल्ड होंगे, एट द रेट ओ टी.
दिस इज द इनिशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। एंड इस पॉइंट पे आई एम गेटिंग OC1 ऑफ क्लोथ एक्सपोर्ट कर रही है इंग्लैंड, और जर्मनी जो है वो OL1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेम वही कॉन्सेप्ट, इंग्लैंड ने इंपोर्ट टैरिफ लगाया, इंग्लैंड ने इंपोर्ट टैरिफ लगाया, उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होंगे, उसका जो ऑफर कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, सेम चीज। अभी लेट्स सपोज ऑफर कर्व जो है वो शिफ्ट होके इस पॉइंट पर आ गया, OE1 पे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमने केस इतना ऑलरेडी पढ़ा था। अब जो डिफरेंस है वो ये है कि अभी तक तो हम यहां तक पढ़ के रुक गए थे। अब हम कह रहे हैं कि जर्मनी ने, क्योंकि इंग्लैंड ने जर्मनी के लिनन पे टैरिफ लगाया, जर्मनी से जो लिनन आ रहा है उस पर टैरिफ लगाया, जर्मनी क्या करेगी, इंग्लैंड से जो क्लोथ जा रहा है उस पर टैरिफ लगा देगी। अब जब जर्मनी इंग्लैंड से जो क्लोथ जा रहा है उस पर टैरिफ लगाएगी, तो जर्मनी का जो ऑफर कब है वो भी नीचे शिफ्ट होगा। नाउ जर्मनी, जब देखो वही कॉन्सेप्ट वही रीजनिंग लगाओ कि अब जर्मनी जो है वो इंग्लैंड की क्लोथ की डिमांड कम कर रही है। जब जर्मनी इंग्लैंड के क्लोथ की डिमांड कम करेगी, मतलब जर्मनी वुड बी विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ लिनन फॉर इंग्लैंड क्लोथ, तो जर्मनी का जो ऑफर कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स, या लेफ्ट, कुछ मर्जी कह लो। और वो आ गया अपना ये वाला पॉइंट, G1 कह लो इसको। अब देखो OE1 और OG1 कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी पॉइंट पे, है ना पूरा। अच्छा, अब ऐसा हुआ, अब फिर और टैरिफ लगाया, फिर इंग्लैंड ने फिर और टैरिफ लगाया। अब देखो इसको, इसको ऑलरेडी पहले समझो, देखो स्टार्टिंग से देखो, O इज द ऑफर कर्व ऑफ इंग्लैंड, OG इज द ऑफर कर्व ऑफ जर्मनी। ठीक है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया, लेट्स से ये पॉइंट ए था, दिस वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, OT इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन, राइट। इतना कोई दिक्कत? फिर इंग्लैंड ने टैरिफ लगाया जर्मनी के लिनन पे, ऑफर कर्व शिफ्ट होके OE से OE1 पर आ गया। नए टर्म्स ऑफ ट्रेड, आपको पता है कि नए टर्म्स ऑफ ट्रेड अब यहाँ पे सेटल्ड होंगे। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि थोड़ा मेस हो जाएगा, बट आपको तो पता है कि जहां पे अब ऑफर कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक G सेम है, OG सेम है, O इवन शिफ्ट हुआ बस, तो नए 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 जो टर्म्स ऑफ ट्रेड थे वो यहां पर आए, और मुझे पता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे इंग्लैंड के लिए फायदा हो गया। अब जर्मनी ने रिटेलिएट किया और उसने इंग्लैंड के क्लोथ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो जर्मनी का ऑफर कर्व OG से OG1 पर हो गया। अब नए टर्म्स ऑफ ट्रेड यहां पर सेटल्ड होंगे, क्योंकि अब जो ऑफर कर्व मेरे को इंटरसेक्शन देखना है वो OE1 और OG1 पर देखना है। अब दिस बी पॉइंट, दिस डी पॉइंट इज लोअर देन दी बी पॉइंट। अब इंग्लैंड फिर से टैरिफ लगाएगी, जब इंग्लैंड फिर से टैरिफ लगाएगी तो ऑफर कर्व फिर दोबारा शिफ्ट होगा, है ना। ऑफर कर्व जब फिर दोबारा शिफ्ट होगा तो ये जो पॉइंट आएगा वो यहां पर आएगा, E2। अब ये जो E2 पॉइंट है, अब अभी तो ये G1 ही रहा है ना, ये कहां पे काट रहा है, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, F पॉइंट पे। अब जर्मनी फिर दोबारा लगाएगी टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ, और जर्मनी फिर जब दोबारा टैरिफ लगाएगी तो उसका ऑफर कव फिर नीचे जाएगा, और फिर जब वो ऑफर कव जाएगा तो वो ये जाएगा G2। अब देखो E2 और G2 कौन सा इक्विलिब्रियम दे रहे हैं, H पॉइंट पे, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड कौन सी हैं, H पॉइंट पे टर्म्स ऑफ ट्रेड कौन सी आ रही है, यही वाली आ रही है, और ये इनिशियल वाली ही तो थी, फ्री ट्रेड वाली। मतलब कि जब कंट्रीज रिटेलिएशन को फॉलो करती हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एक पॉइंट ऐसा आता है, कंट्रीज वहां पर आके रुकती हैं जहां पर टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम हो जाते हैं एज द फ्री ट्रेड वाला केस। विदाउट रिटेलिएशन हम रुक गए थे इस पॉइंट पे, हमने कहा इंग्लैंड के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गए, बट जब रिटेलिएशन इफ टैरिफ कंट्रीज लगाएंगी,
फिर जर्मनी ने फिर लगाया रिटेलिएटरी टैरिफ, इंग्लैंड ने फिर लगाया, जर्मनी ने फिर लगाया। तो अल्टीमेटली कंट्रीज जो है वो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर आई, और इस पॉइंट पे विच इज द एच पॉइंट, विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट पर आई कैन सी कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो मेरे फ्री ट्रेड वाले ही हैं। तो रिटेलिएटरी इफेक्ट से क्या हुआ, रिटेलिएटरी इफेक्ट का जो मेन कंक्लूजन होता है वो यही होता है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फ्री लेवल वाले ही आ जाते हैं, बट टर्म्स ऑफ ट्रेड अनचेंज रहे जब रिटेलिएटरी टैरिफ यूज हुआ। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड? फ्री ट्रेड में आप कितना ट्रेड कर रहे थे, O C1 प्लस OL1, है ना। एच पॉइंट पर कितना ट्रेड कर रहे हो उससे, सिर्फ इतना, OC3NL3, कितना प्रोपोर्शन कम है। तो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में वो ड्रास्टिकली फॉलो जाता है। मतलब ये देखो ना, ये देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड अल्टीमेटली अनचेंज्ड ही रहे, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया, नुकसान तो दोनों को हुआ। या तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हुआ होता, किसी एक को फायदा हुआ होता तो समझ भी आती, टर्म्स ऑफ ट्रेड किसी एक के फेवर में रहे होते तो समझ भी आती। कह रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम है, जब टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम है तो मतलब प्राइजेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जानबूझ के बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया है, तो दोनों का नुकसान है। तभी तो कहते हैं बदले लेने से कुछ नहीं होता, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए मन में। तो जब टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट अगर आप रिटेलिएशन के साथ पढ़ रहे हो तो आपने ये देखा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड तो अनचेंज रहे, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ही कम हो गया, और ये डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है, समझे। तो इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स इन केस ऑफ रिटेलिएशन लीड्स टू लॉस फॉर बोथ द कंट्रीज, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड सक्सेसिवली फॉल हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड अनचेंज रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में भी पढ़ लिया और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में भी पढ़ लिया। ठीक है, हमने चीजें देख ली कि जो टैरिफ इंपोज करती है कंट्री, उसके ऊपर क्या फायदा, उसके ऊपर क्या, उसको कितना फायदा होता है, उसको कितना नुकसान होता है। ठीक है, बोथ इन केस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड इन केस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारा जो टैरिफ एज अ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से विल बी स्टार्टिंग विद द नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।